में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हमारे साथ कांग्रेस अध्यक्ष बिहार बिहार के राजेश राम जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। आपको 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, आप मैदान में जा रहे हैं, लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, संगठन की बैठक हो रही है, जो चर्निंग जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, मतलब विचार के स्तर पे और संगठन के स्तर पर लगातार बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी भी आए थे, एक अलग विषय को लेकर आए थे, लेकिन पहला सवाल यही रहेगा कि आपका अभी तक का अनुभव कैसा रहा लोगों को जोड़ने का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक लंबे अरसे तक सत्तारूढ़ रही है बिहार में, बहुत लंबे अरसे तक, और आप फिर उन्हीं वर्गों को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्णा लवरू भी आए हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जो पारंपरिक वोट बैंक आप लोगों को रहा है उसको फिर से वापस मेन स्ट्रीम में लाया जाए और कांग्रेस को रिवाइव किया जाए। तो आपका हम टेक जानना चाहेंगे। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 को, और आपके जैसे वरिष्ठ साथी आकर के कुछ संवाद कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी बहुत गौरव का विषय है। सबसे पहले तो आपने कहा कि कैसा अनुभव कर रहे हैं 3 साल का। तो देखिए, हम लगभग 40 साल संगठन में काम किए, 40 प्लस से होगा। 2 बार विधायक रहे आप? हाँ जी, दो बार। तो 85 में मैं थोड़ा सा सक्रियता में आया। उस समय NSY में रहा, यूथ कांग्रेस में रहा, फिर सेक्रेटरी बना, फिर जनरल सेक्रेटरी हुआ। तो जो राजनीतिक तौर से जो ट्रेनिंग चाहिए था वो मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलकेश्वर राम जी के समय से ही राजनीतिक शुरुआत हुई थी। और शुरुआत ऐसे हुई कि पिताजी के पास जब मिनिस्टर थे तो हम देखते थे लोगों को, जो घर में मेड नहीं थे हमारे उस समय मिनिस्टर थे, तो लोगों को चाय पियाना, लोगों को बैठाना, लोगों को इंटरटेन करना। तो उसी समय कई लोग बेसिक शिक्षा वहाँ से मिली जी, तो लोगों को बैठाने का तरीका, उनसे बात करना, तो लोगों को भाता था। लोग कहते थे कि अरे इसको दिलकेश्वर बाबू, इनको राजनीति में आना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि विगत 3 महीना में क्या अनुभव किया। मुझे पता है कि नेगेटिव कब होगी, पॉजिटिव कब होगी, और हमेशा मैं नेगेटिव की तरफ देखता हूँ कि यदि हम ये माइक उठा रहे हैं तो माइक उठाने के पीछे हम तो उठा रहे हैं, हमको उठाना है, लेकिन उठाने के बाद इसकी क्या अहमियत है, हाँ, उठाने के बाद क्या बातें आएगी उस पर हम ध्यान देते हैं। तो कई ऐसे हमको, चूँकि ये हमेशा मन में रहता है कि हम कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे कि हमारी पार्टी का नुकसान हो, हमें नुकसान हो, हमारे नेता राहुल गांधी का। तो मेरा सबसे पहला अनुभव ये हुआ कि जो मैं सोच रहा था कि लोगों का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जब मैं यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आया तो लोगों ने जिस तरह से अपने आप से हमको जो है एक तरह से सपोर्ट किया, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इनके बीच में के लोग हैं ऐसा वो महसूस करते हैं, और उसी को हम एम्पावर किया। सभी वर्गों का सपोर्ट आपको मिल रहा है? इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, क्योंकि देखिए, हम जैसा नहीं कहा कि यदि इस पद पर है और हमारे नेता का यदि थॉट है, विश्वास है, तो मुझे इस पद पर होते हुए अपनी ख्याल नहीं करनी चाहिए। और यदि किसी से हमके से परेशानी हो रही है तो हमें उनसे संवाद करना चाहिए, और मैं टाइम टू टाइम करता भी हूँ। और उसको यदि हमसे कुछ लैक्स ऑफ डिफरेंसेज होती है तो उससे संवाद करना है। जैसा कि कहा आपने कि सबको लेके चलने का, तो यदि इस पद पर है तो मेरी दायित्व है कि सबको लेके चलने का दायित्व हमारा है। यदि मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी है और वो संगठन में उसका स्थान है, पार्टी के मजबूती के लिए उसका अहमियत है, तो मुझे उसको अहमियत देना पड़ेगा और उसकी अहमियत को पहचानना पड़ेगा। अभी पार्टी के लिए आपको सकारात्मक रुझान क्या दिख रहे हैं? 2 तरह की चीज़ें होती हैं कि पार्टी के फेवर में क्या है, और दूसरा चुनौती क्या है पार्टी के सामने? अभी सकारात्मक ये देख रहे हैं कि लोगों को विश्वास बढ़ी है, और विश्वास इसलिए बढ़ी है, 2 कारण हम मुख्य रूप से मानते हैं। जब जो लोग हमारे पार्टी के सदस्यता नया ग्रहण करते हैं तो ये उनसे फीडबैक जो देता है वो मैं बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। पहला तो मैं पूछता हूँ कि भाई, आप पार्टी में तो कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है,
तो आप आज क्यों ज्वाइनिंग कर रहे हैं? तो दो बात कहते हैं कि राहुल गांधी जी ने जो सामाजिक न्याय के जो बातें कहते हैं और सामाजिक न्याय के तहत आपको यहाँ बैठाए गए हैं, तो हम लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल हैं और इसलिए आपसे जो है सहज उपलब्ध है, सहज बात होती है, तो हम लोग को उम्मीद अपेक्षा जो है बढ़ जाती है, तो इसलिए लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारी अपेक्षा यहाँ तक नहीं है। हमारी अपेक्षा यहाँ तक है कि हम अपने आप को पहले मीडिया में ही, चाहे आप ही लोग प्रबुद्ध व्यक्ति से सवाल आते थे कि कांग्रेस बहुत कमज़ोर हो गई है, कांग्रेस को और काम करना चाहिए, तो उस समय में जब था तो मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती थी। तो उस तकलीफ़ को हमेशा सीने में लगा करके करता हूँ कि कोई हमारे पीरियड में ये नहीं कहे कि कांग्रेस बहुत कमज़ोर दिख रही है, कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है। इस थॉट को लेकर के काम करूँ। चुनौतियाँ मेरा ये है कि हम कम समय में ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, और कम समय में ज़्यादा काम करने का चुनौती बहुत आनंददायक होता है। जैसे कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो 3 साल का कोर्स होता है कोई डिग्री के लिए, तो 3 साल कोई नहीं पढ़ता है वही एग्जामिनेशन के 3 महीना पहले, और उसी में सफल होता है। नहीं, तो राजेश से ठीक बात बोला कि कम दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है। लेकिन देखिए, सियासत में जो है, राजनीति में कहते हैं कि ज़्यादा मेहनत से ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादा अच्छी रणनीति हो। 2024 का अगर लोकसभा चुनाव अगर देखें तो बड़ी बुरी हार हुई। उसमें कहा गया कि संगठन की कमजोरी भी रही, रणनीति की भी कमजोरी रही। तो ऐसे में आपके साथ जो चुनौतियां हैं रणनीति को लेकर के, कैसी रणनीतियां बन रही है? और साथ में एक दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि आपका जो यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया कि सिर्फ जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई? जहाँ तक आपने कहा पिछले रणनीति का, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि पीछे की जो आपकी गतिविधियाँ हैं और उसमें जहाँ हमारी कमियां रही हैं, खामियां रही हैं, कमजोरियां रही हैं, संगठन के स्तर पर, गांव के स्तर पर, लोगों के कई बार आपसी जो है पॉलिटिकल क्लैश ऑफ इंटरेस्ट पर, ये तीनों हमारे लिए मुख्य चुनौतियां हैं। और इसको हम सबक के रूप में लेते हैं कि जो पीछे हम जब कोई काम किए हैं, पीछे हमसे कोई गलतियाँ हुई हैं, तो उससे हम सुधार करके उससे आगे बढ़ रहे हैं। कई बार आप सुनेंगे कि जो है ये गुट है, वो गुट है, तो मैं दोनों गुट की कोशिश करता हूँ कि अपने साथ ले लें। जहाँ तक आप इशारा आपका जो है चुनाव से लेके और रिजल्ट से लेके, तो वही तो मुझे सुधारना है कि जो पीछे हमारी भूल हुई होगी या पीछे हमसे गलतियाँ हुई होगी, तो उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करें और उस पर काम करना। राजेश जी, गलतियों में कई चीज़ें ऐसे हैं जो रणनीतिक रूप से गलती मानते हैं। एक आरोप तो बराबर कांग्रेस पे लगता रहता है कि आप जो हैं, आपकी पार्टी आरजेडी के जो है वो बैक बेंचर है, पिठलग्गू पार्टी है, वो कभी उसे उभर नहीं पाई है और उसके छत्र छाया में आप लोगों का ह्रास हुआ है। कौन सी रणनीति बनाया जाए जहाँ पे लगता है कि कांग्रेस जो है वो आगे फ्रंट फुट पर खेले? मुझे अनुमान था कि इस सवाल पर आएंगे आप, और ये चिर परिचित सवाल है और सबके लिए सवाल है। लेकिन जहाँ तक आपकी बात का है, कोई भी पार्टी, चाहे हमारा अलायंस पार्टनर हो चाहे मैं, हर व्यक्ति अपना फैसला लेता है। अब वो फैसला कई बार सफल होता है, कई बार असफल होता है। यदि सफल होता है तो जो है उसको कहते हैं कि वाह क्या बढ़िया रणनीति बनाए थे और बड़ा अच्छा रणनीति था, इसलिए आपने जो है बहुत अच्छा जीत हासिल की। और जब हमारी परिणाम हमारे अनुकूल नहीं होते हैं, तो भी आते हैं कि अरे इनकी रणनीति ठीक नहीं थी, ये बहुत कमज़ोर थे, किसी के सहारे थे। विषय वो नहीं है। विषय ये है कि यदि हम कोई निर्णय लेते हैं तो हम कितना फुल प्रूफ लेते हैं। तो हो सकता है कि हमारी कोई खामियां रही होगी कि हम फुल प्रूफ उस पर काम नहीं कर सके होंगे, उस एजेंडे पर हम काम नहीं कर सके होंगे, इसलिए हमारी गलतियां के कारण हमारे रिजल्ट हमारे फेवर में उतना नहीं आया। लेकिन एकदम से हम अपना फैसला
किसी को कोई भी व्यक्ति होगा नहीं थोपता है अपना फैसला। ठीक है, रिजल्ट आता तो लगता कि अच्छा इनका अपना फैसला है, यदि रिजल्ट नकारात्मक होगा तो लगेगा कि रवि जी का फैसला है, इसलिए उस पर जो है हम नहीं मानते। रिजल्ट तो मायने रखता है, लेकिन क्या सही नहीं है कि कांग्रेस को कई बार देखा है, कांग्रेस अपने उम्मीदवार भी जो है पता चलता है कि आपके सहयोगी दलों के यहाँ से आते रहे हैं, कि आपके यहाँ पे उम्मीदवार भी बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा ये होता रहा है। प्रमाणिक नहीं है, लेकिन ये प्रमाणिक नहीं है। अरे फैसला ठीक है। लेट्स कंप्लीट दिस हाँ। मैटर। तो हम जहाँ तक मानते हैं, हमको तो टिकट मिला था गठबंधन के समय में, 2015 में भी, उस समय भी गठबंधन था, और 2020 में भी गठबंधन था। तब तो यदि हमारा फैसला लेता तो मुझे टिकट नहीं मिलना चाहिए, मैं तो बाय बॉन्ड कांग्रेसी हूँ, आगे भी रहूँगा। ठीक है, तो यदि गलत फैसला होता तो हो सकता था कि राजेश को चुनाव टिकट नहीं मिलता, तब मान सकते थे। लेकिन कई लोग को फैसले अच्छे हुए हैं, रिजल्ट भी अच्छे हुए हैं, इसलिए जब रिजल्ट से जोड़े। लेकिन इतना ज़रूर कह दूँ कि ये पीछे की बातें हो सकती है, 1-8% आप जो कह रहे हैं, लेकिन वर्तमान में क्या होना है वो देखने की आवश्यकता है। तो राहुल जी जो सोचते हैं कांग्रेस के रिवाइवल के लिए, उसको किस हद तक आप लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं? क्या विपक्षी जो सहयोगी पार्टियां उनसे कुछ दबाव भी रहता है या कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है? ऑनेस्टली बहुत जिम्मेवारी से, बहुत मैं ये 3 महीना का जो अनुभव है और 3 महीना में हमने जो बातें की है, मैं खुल के बात किया हूँ और एक सब्जेक्ट पर बात किया हूँ। अभी कहीं भी ऐसी कोई मुद्दे नहीं आए हैं, डिफरेंस नहीं आए हैं जिसे लगे कि हमारे तरफ से कुछ खामियां हो रही है या उधर से कोई दबाव है। तो अभी हम लोग बहुत सही रास्ते से चल रहे हैं और हम लोग फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। लेकिन इतना सांकेतिक तौर पे मैं कह देना चाहता हूँ कि हम किसी भी समझौता को या किसी भी परिवार को घर चलाने के लिए समय के साथ फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम फ्लेक्सिबल हैं तो हमारा फैसला कोई और लेगा। मेरा फैसला मैं लूँगा, मेरा फैसला राहुल गांधी जी लेंगे, मेरा फैसला कृष्णा अलौर जी देंगे, क्योंकि विशुद्ध रूप से हम इंटरनल लोकतांत्रिक पार्टी है और हम लोग अपने एकाधिकार वाली नहीं है पार्टी। इसमें किसी को भी हम डिसाइड करते हैं तो सब मिल के करते हैं अपने लेवल पर। तो हो सकता है कि राजेश जी कोई फैसला लेने में चूक हो जाए तो अगला लेयर वो चूकने नहीं देगा। तो ये स्टैंड है और आने वाला समय आपका वो दिखेगा, फुल प्रूफ दिखेगा। राजेश जी 243 सीटें हैं बिहार में, आप लोग रियलिस्टिकली अगर सोचें, मतलब हकीकत को ध्यान में रख के, तो कितनी सीटों के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं? देखिए, इसमें अब तक हमारा जो स्टैंड है, हम लोग 2020 के जो इर्द गिर्द के फैसले हैं, सीट पर मैं नहीं जाऊंगा। सीट अभी बहुत फ्लेक्सिबल है। सीट ये महत्वपूर्ण है कि हम हमारे तरफ से कोई गलतियां ना हो जिसका लाभ विपक्ष उठावे, और जब वो सब बातें आएंगी तो आपके सामने एकदम सीधा सीधा हम बताएंगे, क्योंकि आपको ना बताएंगे तो हम किसको। तो गठबंधन को मजबूत करने के लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार है सीटों पर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि यदि हम पार्टनर हैं तो सबके दुख सुख को ख्याल रखना चाहिए। हम यदि आपके दुख सुख में नहीं साथ हैं तो फिर गठबंधन या हमारी पार्टनरी फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी, या दुख सुख में हम एक दूसरे के प्रति खड़ा नहीं होंगे, तो फिर बातें अलग। अच्छा, जब आप फैसला लेते, कहते हैं राहुल गांधी फैसला लेते हैं, आप लोग अल्लाह जी फैसला लेते हैं, ये भी तो फैसला ले लिया होगा ना आप लोगों ने कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्योंकि दबे जुबान तो सब लोग कहते हैं, आप लोग भी, सब लोग कांग्रेस भी कहते हैं कि तेजस्वी जी हैं, खुल के बोलने में कहाँ परेशानी आ जाती है? देखिए, बार बार एक ही बात आती है, हमारा जो भी फैसला होगा वो 2020 के आसपास के फैसले होंगे और हम लोग के इस विषय पर भी कोई डिफरेंसेज नहीं है। जैसा कि हमने कहा कि हम लोग सुख दुख के साथी हैं, तो मिल बैठ करके भाई तेजस्वी जी, राजेश जी, तेजस्वी जी हर मंच से कह रहे हैं कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूं और मैं बिहार को बदल के दिखाऊंगा संगठनों के साथ, आप लोगों के साथ मिल करके।
आप लोगों को ये खुल के बात करने में क्या दिक्कत है? जब वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, फिर क्या दिक्कत है? कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो सारे फैसले तो लेने के लिए हम लोग अधिकृत कर दिए हैं। तो मतलब मुख्यमंत्री के चेहरा हैं। ये एक सेंटेंस बोलने में, अच्छा ये एक सेंटेंस बोलने में कहाँ तक जाते हैं? करके नहीं, अखिलेश जी तो बोलते ही है ना, मिल करके जो है सारे फैसले हो रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष का पावर किए हैं और हम लोग फिर बैठने जा रहे हैं। एक टू एक हर विषय पर हम लोग फूक फूक के कदम रख करके आगे चल रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि किसी भी विषय पर हम लोग सारे गठबंधन के लोग सक्षम हैं एक सहमति से सभी चीज़ पर विचार करने का। सत्ता पक्ष के वैसे कौन से मुद्दे हैं, इश्यूज हैं या शॉर्ट कमिंग्स हैं उनके, जिनके ऊपर आपको लगता है कि काम करने से कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा मिलेगा? देखिए, यहाँ 2-3 मुद्दे बहुत हैं। कोई भी सरकार आएगा तो ये एकदम आसमान से तारा तोड़ने वाली बात नहीं। क्योंकि जो पीछे किए हुए जो लोग सत्ता चलाते हैं वो कितना फूल प्रूफ काम किए हैं और आने वाला जो सत्ता होगा उनको किस तरह का विरासत मिलता है, विकास उस पर भी दिखता है। एकदम से खोखला यदि है और हमारी सरकार आ गई, क्योंकि जौन हिसाब से जो अभी गठबंधन की सरकार एनडीए के चल रही है, नीतीश जी के जो अभी सरकार चल रही है, इतना मतलब इस तरह का क्राइम, इस तरह का बेलगामी के तरह से प्रशासन, इस तरह से भ्रष्टाचार, कोई भी जिला में आप चले जाइए, कोई भी फैसला कौन ले रहा है पता नहीं। अब तो इस तरह का जब खोखला सत्ता मिल जाएगा तो हमको भी उसको ट्रैक में लाने में समय लगेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जो व्यक्ति अपने घर के मुखिया होने के नाते यदि वो घर परिवार को मजबूत करके चलाया है तो उसकी जो दूसरे मुखिया होंगे उनको भी सहूलियत मिलेगी। लेकिन गठबंधन के हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। आने वाला समय में महागठबंधन इंडिया का होगा सरकार, तो कुछ दिन हम लोग को ट्रैक में लाने के लिए। लेकिन मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पर हम बहुत तेज़ी से काम किए हैं, मतलब माई बहन मान योजना जो है वो काफ़ी हिट हुआ है। हम ज़मीनी स्तर पर सारे वॉलेंटियर से काम करा रहे हैं और जितना लोगों में उत्साह आई है वो हम समझते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम पहला प्राथमिकता से लोगों को एम्पावर करेंगे। क्योंकि देखिए कई स्कीमें, मेरा मानना है, ये व्यक्तिगत भी मेरा हो सकता है कि वेलफेयर की बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं महिलाओं के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, लेकिन जितना छोटे स्कीमें हैं उस स्कीम जो है, जितना स्कीम है एक, वो सब भ्रष्टाचार का शिकार है। तो उसी को हम बड़ा रूप कर करके स्कीम को, यदि उसको कम्प्लीटली एक क्लब कर करके एक स्कीम कर दे तो उससे ज़्यादा लोगों को लाभ होगा और डायरेक्ट बेनिफिट पर हम काम कर रहे हैं। हमारा जो स्कीम होगा डायरेक्ट बेनिफिट पर। अब डीबीटी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये हम एक आपको थोड़ा पीछे ले जाएंगे। डीबीटी की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा जब स्वर्गीय राहुल गांधी जी थे, वो कहा करते थे, बड़ा मशहूर है कि केंद्र कुछ अगर फंड वहाँ से भेजता है तो 20% तो 10-20% से ज़्यादा नहीं पहुँचता। अभी डीबीटी का बेनिफिट अभी नहीं मिल रहा लोगों को? नहीं, अभी भी तो वही ना है। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप चले जाइए मनरेगा मजदूरों का, उनको यदि खाता में पैसा देता है तो खाते के पैसे निकलेंगे नहीं, तभी निकलेंगे जब निकलते ही उनके दलाल बाहर पैसे ले लेते हैं। अच्छा, आप इसकी बात कर रहे हैं? जी। तो वो डीबीटी की जो बात कहे वो आज भी बंद नहीं हुआ है, वो व्यवहारिक तौर से वो चल रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट बेनिफिट यदि देने की बात कहते हैं तो डायरेक्ट हमारे बेनिफिट में आएंगे और हमको खाते में आएंगे। तो उसके लिए हम लोग माई बहन मान योजना को हम लोगों ने बड़ी पैमाने पर किया है और अभी हम लोग लगता है कि 25 से 30 लाख हम लोग ऑलरेडी उसको ऑनलाइन हम लोग उसको कर चुके हैं। आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी भी, एनडीए भी सिमिलर लाइन पे सोच सकती है, जैसा आप लोग कह रहे हैं, जो माई बहन योजना की बात कर रहे हैं, वो लोग नहीं सोच रहे हैं ऐसे? सोचना अधिकार है, सबको सोचना चाहिए, लेकिन करने का भी अधिकार होना चाहिए।
जैसे वृद्धा पेंशन वाला था। हमने तेलंगाना में जाकर देख लीजिए आप, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं बेंगलुरु में, वहाँ जाकर देख लीजिए, शिमला में देख लीजिए। लेकिन ये कई योजना ऐसे लाए हैं कि इलेक्शन के बाद यू टर्न होगा। आप मध्य प्रदेश के आप उदाहरण ले सकते हैं, उन्होंने कहा था कि हम हर महिलाओं के खाते में हम पैसे देंगे, लेकिन इलेक्शन होते हुए भी कहा कि अब हमारे पास पैसे हैं कहाँ। तो हम जो कह रहे हैं कि हम कई स्कीम को मिला करके उसको फुल प्रूफ कर करके यदि हम डायरेक्ट बेनिफिट की बात करें तो शायद हम उस पर सफल होंगे, जिसमें तेलंगाना में और आपको कर्नाटका सरकार में हम सफल हुए हैं। उसका एड भी हमारे के यहाँ आ रहा है, आ रहा धीरे धीरे। हाँ, हम अभी पेपर ऊपर में ऐड आ रहा है। एक रिलेवेंट सवाल सर, जे वोटर पुनरीक्षण को लेकर के लगातार आप लोग सवाल खड़े करते रहे हैं। राहुल भी पटना पहुंचे, पूरा दम दिखाया आप लोगों ने। आधार को लेकर के बड़ा सवाल करा कि आधार क्यों नहीं होना चाहिए। एक बात और है सर कि जब लोकसभा में ये आवाज़ उठाई गई तो अधीर रंजन चौधरी हों, मनीष तिवारी हों, सब लोगों ने मना किया कि नहीं, आधार को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, वोटर से नहीं जुड़ना चाहिए। दूसरी तरफ कभी कांग्रेस कहती है कि नहीं, आधार आखिर क्यों नहीं। किशनगंज में आप देखिए तो पता चलता है कि 105% आधार बन गया है, 105%। अरेरिया में 103%। फिर भी आधार के आप कह रहे हैं कि नहीं, ये मान्यता क्यों नहीं मिलनी चाहिए। नहीं लगता कि थोड़ा कंट्रोवर्सी है और थोड़ा प्रामाणिक रूप से सोचना चाहिए। देखिए, आधार बनाने का काम कांग्रेस की है, ये सरकार के द्वारा सरकारी एजेंसी है। तो यदि ये आधार 100 कुछ % जो आपने जिक्र किया, तो ये तो सरकार का जिम्मेवारी है। हुआ है ना, मानते हैं कैसा हुआ? ये मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। आप जो बात कहे हैं उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। आप आधार यदि बनाने वाली एजेंसियां आपके अधीनस्थ है तो उस पर कार्रवाई कीजिए। कौन मना मतलब मानते हैं कि कुछ में कुछ लैप्सेस हुए हैं। लैप्सेस की हम बात नहीं कर रहे हैं, आपका जो क्वेश्चन है उस पर हम विमर्श उसी पे बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि आधार को जोड़ने का चर्चा तो इलेक्शन कमीशन इसके पहले कर चुकी थी, बीच में काम भी शुरू किया था, काफी लोगों ने मना किया। ठीक है, बीच में काम शुरू, कब का इस लोकसभा में बिल्कुल अधीर रंजन चौधरी और मनीष तिवारी ने बिल्कुल इसका विरोध किया था। तो आधार को रोकने की जो बात है आज हम लोग मांग कर रहे हैं, तो वो आधार क्यों नहीं है, हमारे ही मांग अगर एक गलती हुई हो जैसा आप कह रहे हैं कि मांग उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो सुधारने का वक्त है, सुधार देना चाहिए। सुधार 25 दिन में तो नहीं होगा। लेकिन राजेश जी, जो चीज़ 1.5 साल 2 साल में होता है वोटर पुनरीक्षण का काम, वो आप 25 दिन में कैसे कर लेंगे। अभी आपके 3 से 4% है। BLO सारे लोग कह रहे हैं कि सर हम लोग को फॉर्म भी नहीं मिले हैं। राजेश, आज का आंकड़ा बताता हूँ आपको ना, 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स हैं बिहार में, जिसमें 7 करोड़ लोगों का फॉर्म जमा हो चुका है। 47% लोगों ने फॉर्म भर के वापस कर दिए। ये चुनाव आयोग का है, ये चुनाव आयोग का बता रहा हूँ। मैंने 47%। मैंने 7 तारीख का आंकड़ा देखा था। हाँ, 47%। जिसमें ये आज का आंकड़ा है। 16% अपलोड किया था और आपको जो है 36% कह रहे थे कि टोटल अभी 17-18 दिन का समय बाकी है। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसी पर तो आपत्ति है। आपने प्रमाण 11 को मांगा था, उस 11 को प्रमाणिक तौर पर है। अभी सीधे कह रहे हैं कि फॉर्म भर के दो, अब बाद में क्या करेंगे, कोई प्रमाण की जरूरत नहीं, फॉर्म फिल करो और दे दो, हम आपका निश्चिंत रहो। तो आपको लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ी हो सकती है? गड़बड़ी है। आप सारा अधिकार ERO को दे दिए हैं और BLO जो है फॉर्म भर के दे रहा है और सिंपली आप जाइएगा, भरिएगा और आपको ले लेना। तो राजद और कांग्रेस के लोग भी तो देख रहे हैं, आप लोगों ने भी तो भेजा हुआ। सरकार भी तो देख रही है, सरकार देख रही है, आपके लोग भी हैं। हाँ, राजद के लोग भी 50-60 हज़ार लोग हैं। हाँ, तो वो यदि देख रहे हैं तो इसलिए ना हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई ये फुल प्रूफ नहीं है, 25 दिन में कोई भी चीज़ नहीं होगा। अब 24 दिन पहले हुआ है। असली बात कि जो प्रवासी हैं 2 करोड़ लालू जी के टाइम पे 24 दिन में हुआ है। ठीक है,
24 दिन में 24 दिन में हुआ है। 24 दिन में हाँ। पुनरीक्षण हुआ है, लगन दिखता है। प्रमाण पत्र मांग के हुआ है। जैसे भी हुआ तो प्रमाण हुआ तो पत्र सही मांग के ना। नहीं हुआ कि 11 प्रमाण पत्र जन्म तिथि दीजिए, हाँ। इसके बाद जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र दीजिए, इसके बाद आप माता के प्रमाण कीजिए, ये नहीं था। हाँ। जो परंपरागत वोटर लिस्ट बनाने का परंपरा था कि 1 साल में आप रिवीजन इसलिए करते हो कि जो नाबालिग है, जो मेजर नहीं है, जब वो मेजर हो जाएगा तो उसको अधिकार है एक वोटर बनने का। आप सिंपली, हमारे बीओ लोग उस समय भी आते थे, आपके परिवार के साथ चाय पीते थे और कहते थे कि तरुआ के घर में कोई बाल बच्चा हथिन जो बालिक हो गई थी, नमुआ तिले, नमुआ ऐड हो जाता था। अब ये हम लोग विरोध उस बात का न कर रहे हैं कि आप प्रमाण खोज रहे हैं, तो प्रमाण के लिए तो आपको समय देना पड़ेगा। आपके पास तो सिस्टम है, 1 दिन में कर दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप सिंपली बनाना है बना दो, जो बड़े हैं, लेकिन प्रमाणित करने में, प्रूफ देने में, नियत में आपको कहीं ना कहीं वो लोग डाउट हो रहा है। प्रूफ देखिए, नियत पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए नियत का ऐसे समझिए, 2024 के मई में लोकसभा के चुनाव, आपको पुनरीक्षण करने से कोई नहीं रोक रहा था, पूरा समय था 1.5 साल आपके पास, वो कर देते। 6 जनवरी 2025 के आपने कह दिया, इलेक्शन कमीशन ने एकदम कह दिया कि मैं बिहार में चुनाव कराने के लिए एकदम पूरी तैयारी हमारी कंप्लीट है। हमने जो है पूरी वोटर लिस्ट का प्रिंट तैयार कर लिया है, मैं कभी भी जो है इलेक्शन के लिए तैयार हूँ। अब उसके बाद क्या हुआ, विषय ये है कि उसके बाद क्या हुआ कि 25 दिन में आप ये प्रक्रिया पूरा कर रहे हैं। मेरी तरफ से एक सवाल रहेगा, आखिरी सवाल, क्या आपको डर लगता है कि लाखों जो मतदाता हैं वो वंचित रह जाएंगे इस प्रोसेस में? मैं इलेक्शन कमीशन से डेलीगेट जो मिला था ऑल ओवर इंडिया के लोग, उसमें मैं भी था। इसलिए हम लोग को मतलब डाउट नहीं, पूर्ण विश्वास है। और मैं जो बोलने जा रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन बार बार बोल रहे थे कि ये पहले वाला इलेक्शन कमीशन नहीं है। हम लोग सारे देश स्तर के विपक्ष के नेता उनसे आर्गुमेंट कर रहे हैं मिलने का, और मिलने से मना कर रहे हैं, और ये बात बोल रहे हैं कि पहले वाला इलेक्शन कमीशन नहीं है, जिसको मैं चाहूँगा उससे मिलूँगा। अब बताइए कि प्रदेश के मामला है, आप लोग मिले कि नहीं? वही बता रहा हूँ, मिलने में जो हुआ और जो वर्सन इस्तेमाल हुआ कि वो इलेक्शन कमीशन नहीं है जो पहले वाला इलेक्शन कमीशन है, ये इलेक्शन कमीशन बदल चुकी है। ठीक है, आप ये अपेक्षा ना रखें, पहली बात। दूसरी बात, बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि भाई प्रवासी तो प्रवासी है, उनको प्रवासी रहने दो। प्रवासी कोई इलेक्शन कमीशन थोड़े कहा है कि आप प्रवासी रहो। से 20% तो वोटर एलिमिनेट होना ही होना है। अब इसकी अनुमान आप खुद लगाइए, और उसके बाद आप 11 को क्लाउज लगाए, फिर आपने परिवर्तन करके ECR को आपने दे दिया पूरा अधिकार। अब बताइए, पूरा अधिकार स्क्रूटनी का, निर्णय लेने का अधिकार एक व्यक्ति, एक अदना सा कर्मचारी को आपने दे दिया, और वो जिला प्रशासन के सामने वो टिक पाएगा, अपनी बात सच कह पाएगा। जब मन होगा तो जिसको चाहेगा चढ़ाएगा, जिसको नहीं चाहेगा बाहर कर देगा। जी, अंतिम सवाल, बिहार कांग्रेस में आपकी अध्यक्षता में क्या नया होने जा रहा है? बिहार कांग्रेस में मेरी अध्यक्षता में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी होने जा रही है। अब नया क्या? नया है, सबको हिस्सा देंगे, सबको हिस्सा मिलेगा बराबर, मतलब अपने हिसाब से, अपने जो हमारी जो भागीदारी इंटरनल जो हमारी जो लोकतंत्र है उसमें भागीदारी के नेता बात करते हैं, उसी भागीदारी के हम भी बात करते हैं। नेता के लेगेसी को, नेता के वचन को हमको पूरा करना है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, बहुत
बहुत सरल तरीके से आपने डिफिकल्ट सवालों का भी जवाब दिया और लगातार मुस्कुराते भी रहे आप। जी। बहुत शुक्रिया।